आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो लेसन है 11th क्लास का उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखिए बिल्कुल नया टॉपिक है। इससे पहले मैं अगर कहूँ तो हम पार्ट का इस लेसन का एक हिस्सा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से दूसरा हिस्सा जो है वो स्टार्ट होता है। तो हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव की जब हम बात करते हैं तो हम विकिरण की बात कर रहे होते हैं, किरणों की बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हम पूरे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं एक ऐसे रेडिएशंस हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। ये ऐसा विकिरण है जिसका यानी कि जिसकी चुंबकीय जो बल क्षेत्र है और जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। इन रेडिएशंस के, इन विकिरण के, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कहते हैं। एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं या विकिरण हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बहुत प्रकार का। ऐसे हमारे पास इसके अंदर रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर इंफ्रारेड रेज हैं, फिर विजिबल रीजन हैं, फिर एक्स रेज हैं, फिर कॉस्मिक रेज हैं हमारे पास, फिर गामा रेज हैं। ये सारे विकिरण जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो विकिरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहा हूँ, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और जिस तरफ ये गति करती हैं उसके भी वो परपेंडिकुलर होता है। चलिए अब समझते हैं कि वेव थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो क्या है और वो किसने दी। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्योरी जो हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और ये साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने इस थ्योरी को जो है दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वैज्ञानिक का नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ध्यान रखिए नाम। और थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। अब देखिए थ्योरी के 4 मुख्य पॉइंट थे, उस पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो ये थ्योरी ये कहती है, यहाँ से हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या था? दैट एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। अब ये पहला पॉइंट है, क्या है? एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यानी किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा है वो बिल्कुल लगातार निकलती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं निकलती है, लगातार। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा सार जो है वो इसका इसी शब्द में है, कंटिन्यूसली शब्द में है। तो क्या बताया मैंने कि किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा या विकिरण जो निकलेगा वो लगातार निकलता है और उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी कहते हैं और वो रेडियंस के रूप में, विकिरण के रूप में निकलता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा है वो लगातार विकिरण के रूप में निकलती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि जो ये विकिरण है वो इस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या था? ये सेकंड पॉइंट का अर्थ क्या है? द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो विकिरण है जिसकी हमने ऊपर चर्चा की, ये विकिरण जो है इसमें 2 प्रकार के जो है फील्ड या जो बल है वो कार्य करते हैं, या सॉरी क्षेत्र जो है कार्य करते हैं। एक हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, और दूसरा हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये इस दिशा में मान लीजिए विकिरण जा रहा है। अब आप देखेंगे इसके और उसके बीच में भी 90 कोण है, इसके और इसके बीच में भी 90 कोण है, इसके और इसके बीच में भी 90 कोण है। ये तीनों ही एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये जो रेडिएशंस होते हैं इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इतना ही नहीं, जिस दिशा में विकिरण जा रहा होता है ये दोनों क्षेत्र जो है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। सो दीज रेडिएशंस हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other and also to the direction of propagation। propagation का मतलब होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए पहला पॉइंट क्या था कि किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा है वो हमेशा विकिरण के रूप में लगातार निकलती है। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये जो विकिरण होता है इसके साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इतना ही नहीं, जिस दिशा में विकिरण जा रहा होता है वो उसके भी जो है परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं।
द रेडिएशंस पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो विकिरण है जिसकी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, ये जो विकिरण होता है इसके अंदर वेव के गुण होते हैं। एक किरण जिसको बोलते हैं उसके गुण होते हैं, और ये जो विकिरण है ये उसी वेग से गति करता है जिस वेग से प्रकाश गति करता है। तो रेडिएशंस पॉजेस वेव कैरेक्टर, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, वेव की तरह होती है। एंड दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो प्रकाश का जो वेग होता है उसी के समान वेग के साथ जो है ये गति करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, These radiations, also called electromagnetic radiations, do not require any material medium for their propagation। ये जो विकिरण है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह रहे हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। तो ये चौथा और लास्ट पॉइंट है कि ये जो विकिरण है, जैसे अब मैं आवाज़ की बात, ध्वनि की बात करते हैं। देखिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वो माध्यम क्या होता है, वायु। यानी अगर आप सामने बैठे हैं और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई क्यों कैसे दे रहा है, जब ध्वनि जो है वो इस वायु के माध्यम से आपके कानों तक पहुँच रही है। लेकिन अगर यहाँ वायु ही नहीं होगी तो मैं कुछ मर्जी बोलता रहूँ, आप तक आवाज़ पहुँचेगी भी नहीं, चाहे आप कितने ही पास क्यों ना बैठे हों। तो ये माध्यम, यानी कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो विकिरण है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए सूर्य कितनी दूर है, बीच में बहुत, सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की अगर हम बात करें उसके बीच में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जहाँ पे शून्य है, वायु है ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रकाश जो है धरती तक पहुँच रहा है। इसका अर्थ ये है कि उस विकिरण को जो सौर से या सूर्य से आ रहा है उसको पृथ्वी तक पहुँचने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। तो ये हमारे पास वेव थ्योरी है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टी पढ़ी। हमने क्या पढ़ा इसमें, ये क्लार्क मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया कि किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा है वो हमेशा लगातार जो है विकिरण के रूप में निकलती है, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये जो विकिरण है इसके साथ हमेशा एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और वो जिस दिशा में ये विकिरण गति करता है उस दिशा के भी ये परपेंडिकुलर होता है। तीसरा क्या है कि ये जो विकिरण है इसके गुण जो है वेव की तरह होते हैं, और ये प्रकाश के वेग के समान ही वेग के साथ जो है ये गति करता है, यानी दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, दीज रेडिएशंस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी कि इस विकिरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये चौथा पॉइंट था। ये थ्योरी दी गई, लेकिन अब इसमें कुछ कमियाँ रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कमी जो है, लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की, सबसे इंपॉर्टेंट कमी है कि दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऐसे थे जिनको ये नहीं समझा पाया, और वो फिनोमिना थे हमारे पास, पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा हमारे पास था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये दो फिनोमिना थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फिनोमिना क्या होते हैं इसको हम अपने अगले लेक्चर में जो है विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो तीन यहाँ पे इसके ड्रॉबैक से कमियाँ लिखी हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाया, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को नहीं समझा पाया, और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसको भी ये थ्योरी जो है नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो ये इसकी कमियाँ थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी given by James Clerk Maxwell. Thank you, students.